राधे राधे, जय सिया राम। आज ग्रामीण परिवेश की क्लास दूसरी क्लास चलने जा रही है। जो पहले क्लास में हमने ऋग्वेदिक काल तक पढ़ा दिया था कि वैदिक काल क्या है, और वैदिक काल के बारे में आज तुम्हें बताएंगे, और उसके बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल और गुप्त काल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी। तो वैदिक काल जो है हमारे वैदिक काल, वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था ऋग्वेदिक काल, वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल पशुपालन का काल कहा जाता है, पशु पालन। ठीक है, पशुपालन का काल। और उत्तर वैदिक काल कृषि का काल कहा जाता है। ठीक है, कृषि का काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल को पशुपालन काल और उत्तर वैदिक काल को कृषि काल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में गाय को विशेष महत्व दिया जाता था, इसलिए गाय को अधन्या कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय को क्या कहा जाता है, तो गाय को अधन्य कहा जाता है। और ऋग्वेदिक काल में गाय को विशेष महत्व दिया। क्या दिया? विशेष महत्व दिया। ठीक है, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल का जो माप था 1:16 था। कितना था? 1:16 था। और वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व कृषि कार्य को दिया। किसे दिया? कृषि कार्य को दिया। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो, हड़प्पा सभ्यता में माप तोल का अनुपात 1:16 था। ठीक है, और दूसरा क्या है? वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व कृषि कार्य को दिया। इसे नोट कर लियो। ठीक है, पूछा जाता है कि वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किसे दिया, तो कृषि कार्य को दिया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में मापतोल का अनुपात क्या था? 1:16 था। ठीक है, और गाय को विशेष महत्व ऋग्वेदिक काल में दिया, इसलिए गाय को अधन्य कहा गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे की बात और आगे करेंगे। ठीक है, अब पढ़ाएंगे महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल जल्दी लिखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, अब देखो महाजनपद काल। कहा जाता है कि महाजनपद काल जो है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद काल थे। ठीक है, संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें कि 8 उत्तर प्रदेश में थे। केवल उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल, महाजनपद काल। ठीक है, कहा जाता है कि महाजनपद काल में ही
शहरीकरण का उदय हुआ या प्रारंभ हुआ, महाजनपद काल से ही शहरीकरण का प्रारंभ हुआ। और उत्तर वैदिक काल में भारत में सर्वप्रथम लोहे की खोज की गई और कृषि का यंत्र और उपकरण लोहे के बनने लगे, जिससे उत्पादन में बढ़ावा हुआ। क्या हुआ? उत्पादन में बढ़ावा और व्यापार वाणिज्य की सर्वाधिक प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या, मतलब महाजनपद काल में शहरों का उदय हुआ, यहीं से शहरों का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की, यानी भारत में लोहे की खोज हुई और कृषि यंत्र या उपकरण लोहे के बनने लगे, जिससे उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, जिससे उत्पादन बढ़ गया। लिख लो सभी, नोट कर लो, नोट करो। यहीं से शहरीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहीं से शहरीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि महाजनपद काल जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुए थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे की खोज हुई। ठीक है, कृषि यंत्र या उपकरण लोहे के बनने लगे, जिससे उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और व्यापार वाणिज्य हुई। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। कहा जाता है कि अधिवेश उत्पादन द्वारा व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अधिवेश उत्पादन से व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। अधिवेश उत्पादन से व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को बढ़ाया गया। ठीक है, इसे नोट कर लो। कहा जाता है कि ग्राम्य समाज जो था, आज का समाज अधिकतम संयुक्त प्रणाली का प्रचलन है, यानी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता है। और प्राचीन भारत में भी संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सही है, संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था, यानी प्राचीन भारत में भी और आज के समाज में भी, दोनों में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन है और था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और जो आगे कार्रवाई आगे करते हैं। ठीक है, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब हेडिंग डाल लो ग्राम्य समाज कैसा था। तो ग्राम्य समाज जो है कैसा था, संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, यानी है, वर्तमान में है, और प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन काल में जो था, तो प्राचीन काल में भी संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। तो ग्राम्य समाज, हेडिंग डालो ग्राम्य समाज यानी आज का समाज अधिकतम संयुक्त
परिवार प्रणाली प्रणाली का प्राचलन है। ठीक है, यानी आज का समाज जो है अधिकतम संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन है। ठीक है, और प्राचीन काल में भारतीय समाज प्राचीन काल में भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, यानी ग्राम्य समाज यानी आज के वर्तमान के समाज में अधिकतम संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन है, और प्राचीन काल में भी संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। यानी जो हमारा जो परिवार बनने स्टार्ट हुए थे तो संयुक्त परिवार प्रणाली में प्रचलन होते चलेगा। ऐसे उसी जमाने का रीति रिवाज आज भी हमारे आज के समाज में विद्यमान है। ठीक है, तो इसे नोट करो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी लो। ठीक है, ले लिया। अब देखो, कहा जाता है कि महाजनपद काल में ही सामुदायिक कृषि का पहली बार दिखाई पड़ी थी। ठीक है, महाजनपद काल में सामुदायिक आधारित कृषि पहली बार दिखाई दी। ठीक है, सामुदायिक कृषि आधारित दिखाई दी। महाजनपद काल में ही समुदाय आधारित कृषि पहली बार दिखाई दी। यानी सामुदायिक मतलब है कंटिन्यू, एक के बाद एक कृषि दिखाई दी। महाजनपद काल के बाद यानी एक कृषि होने के बाद दूसरी खेती, फिर दूसरी खेती होने के बाद तीसरी खेती, तुरंत सामुदायिक आधारित कृषि पहली बार दिखाई दी महाजनपद काल में ही। ठीक है, कहा जाता है कि जमींदारी, ठीक है, जमींदारी और सामंत जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जमींदारी और सामंत जैसा कुछ भी नहीं था, किंतु जनता का राजा से सीधे कैसा संबंध था? करों से संबंध था। ठीक है, करों से सीधे संबंध था। कहा जाता है जमींदारी और सामंत जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जनता का राजा से सीधे करों के लिए संबंध था। यानी जमींदारी और सामंत जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जनता का सीधा राजा से करों के लिए संबंध था। यानी जनता जो ही राजा से सीधे कर लेती थी। ठीक है, सीधे कर लेती थी। जमींदारी यानी जमींदार के द्वारा, ब्रिटिश शासक में जमींदार के द्वारा लेते थे। सामंत जो बिचौलिए होते थे,
पर लेकिन महाजनपद काल में सीधे राजा से कर लेते थे। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट करो फटाफट। अब मौर्य काल आया तुम्हारा, मौर्य काल आया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब डालो मौर्य काल में फैक्ट बाई फैक्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन आते हैं ये तो सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। महाजनपद काल क्या है, कैसे कहाँ कहाँ थे, ठीक है, ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ये तो जितने हिस्ट्री से मतलब क्वेश्चन बनते हैं ग्रामीण परिवेश के लिए वो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ डालो मौर्य काल, मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल। अब देखो मौर्य काल में जो है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को संयुक्त रूप से वार्ता शब्द से दर्शाया गया। किस रूप से? वार्ता शब्द से दर्शाया गया। और कहा जाता है यहीं से भारत में कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ व्यापार में भी वाणिज्य या प्रमुखता आई। ठीक है, प्रमुखता आई, यानी यहीं से भारत में कृषि के साथ साथ प्रमुखता आई। ठीक है, व्यापार में प्रमुखता आई, यानी मौर्य काल में ही जो कृषि के साथ साथ व्यापार में प्रमुखता, यानी प्रमुख, यानी कृषि व्यापार को भी प्रमुख समझने लगे। पहले जो कृषि को प्रमुख समझते थे और अब इसे समझने लगे, व्यापार को और कृषि को दोनों को ही समझने लगे। ठीक है, और कहा जाता है कि मौर्य काल में, मौर्य काल में दासों को, ठीक है, दासों को जमीन कार्य, कृषि कार्यों में लगा दिया जाता था। किसमें लगा दिया जाता था? कृषि कार्य में लगा दिया जाता था। ठीक है, और अच्छी भूमि यानी बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि में, जो बिना वर्षा की अच्छी भूमि को आत्र आदेव मात्र कहते थे। क्या कहते थे? आत्रदेव, आदेव, सॉरी, अदेव मात्र, अदेव मात्र कहते थे। ठीक है, अदेव मात्र कहते थे। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी जल्दी। कहा जाता है कि पहला पॉइंट इसका क्या है? कृषि व पशुपालन, पशुपालन को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से वार्ता शब्द से दर्शाया गया, दर्शाया गया। ठीक है, यानी कृषि और पशुपालन को संयुक्त रूप से किस शब्द से दर्शाया गया? वार्ता शब्द से दर्शाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य काल में पशु और कृषि को संयुक्त रूप से किस शब्द से दर्शाया गया? तो किस शब्द से? वार्ता शब्द से दर्शाया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, यहीं से, यहीं से भारतीय, भारत में, यहीं से भारत में, भारत में कृषि के साथ, के साथ, कृषि के साथ साथ व्यापार, व्यापार या व्यवसाय, व्यवसाय में प्रमुखता आई। ठीक है, आई, यानी यहीं से भारत के साथ साथ, भारत में कृषि के साथ साथ व्यवसाय में भी प्रमुखता आई, यानी प्रमुख समझने लगे, कृषि और व्यवसाय को भी प्रमुख समझने लगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था इसका? दासों को, दासों को कृषि कार्य में, कृषि कार्य में, कार्य में लगा दिया जाता था। यानी कहा था कि मौर्य काल में दास, जो दास कृषि कार्य में
लगा दिए थे। कृषि दास ही जो है कृषि करते थे, ठीक है, दास जो थे वो कृषि कार्य करते थे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था इसका, चौथा पॉइंट क्या था, बिना वर्षा, बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि को अदेव मात्र अदेव मात्र कहते थे। यानी बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि को अदेव मात्र कहते थे, ठीक है, अदेव मात्र कहते थे। इसे नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। समझ में आया? मौर्य काल में क्या था, कृषि व पशुपालन को संयुक्त रूप से वार्ता शब्द से दर्शाया गया, ठीक है, वार्ता शब्द से दर्शाया गया। और दूसरा पॉइंट क्या, यहीं से भारत में कृषि के साथ साथ व्यवसाय में प्रमुखता, यानी कृषि जो पहले जो कृषि को प्रमुख मानते थे, अब मौर्य काल में कृषि को साथ साथ मानते हुए व्यवसाय को भी प्रमुख मानने लगे, ठीक है। दासों को कृषि में लगा दिया गया, ठीक है, और बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि को आदेव मात्र कहते थे, ठीक है। इसे जो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से ले लो जल्दी। ले लिया। अब देखो मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में टैक्स कितना था, यानी कर कितना था, कर कितना था मौर्य काल में, और सिंचाई पर जो कर कितना था, और सिंचाई के अधिकारों को क्या कहा जाता था, ठीक है, इसे भी नोट कर लो। मौर्य काल में कर की दर, ठीक है, 1/4 से 1/6 तक थी, ठीक है। यानी मौर्य काल में कर की दर क्या थी, 1/4 से 1/6 तक थी, ठीक है। सिंचाई के अधिकारी को क्या कहते थे, सेतुबंद कहते थे, सेतुबंद कहते थे, ठीक है, सेतुबंद कहते थे, ठीक है। और सिंचाई का कर क्या था, सिंचाई का कर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 1/5 ऐसे पूछ लेगा कि मौर्य काल में सिंचाई का कर क्या था, 1/5, 1/4, 1/6 या 1/3, तो क्या था 1/5, ठीक है। मौर्य काल में कर की दर कितनी थी, 1/6 से 1/4, मतलब 1/4 से 1/6, ठीक है। सिंचाई के अधिकारी को क्या कहते थे, मौर्य काल में सिंचाई के अधिकारी को क्या कहते थे, तो सेतुबंद कहते थे, ठीक है। इसे भी लिख लो जल्दी फटाफट। इसके बाद आया गुप्त काल हमारा, इसके बाद आया क्या, गुप्त काल, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। अब गुप्त काल हेडिंग डालो इसकी, गुप्त काल की, गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में जो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, वो सिंचाई के बारे में जानकारी देता है हमें, ठीक है, क्या देता है, सिंचाई के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो इसे भी लिखो फटाफट। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख सिंचाई के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, जानकारी देता है।
स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख सिंचाई के बारे में जानकारी देता है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है और पूछे भी गया पिछली बार, ठीक है। और सिंचाई के साधन क्या क्या थे? सिंचाई के साधन गुप्त काल में सिंचाई के साधन क्या थे? रहट, वापी, कुएं और घंटी, ठीक है, घंटी। तो इसे भी लिख लो, रहट, वापी, कुएं और घंटी यंत्र, ठीक है, घंटी यंत्र थे। तो सिंचाई के साधन क्या थे? रहट, वापी, कुएं और घंटी यंत्र थे, ठीक है। जो रहट क्या थे? रहट जो बैलों से चलाते थे या हाथ से खींचते थे पानी को, वो उसे रहट बोलते थे। वापी भी इस टाइप का था, कुएं से जो है कुआं भी था, ठीक है। तो सिंचाई के अधिकारी कहता है कि कृषि संबंधित अधिकारी, कृषि से संबंधित अधिकारी, ठीक है, अधिकारी। पहला नंबर था महास्पटलिक, ठीक है, और दूसरा था कार्णिक, ठीक है, कार्णिक। तो कृषि से संबंधित अधिकारी महास्पटलिक और कार्णिक था, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर, और नोट कर जाओ एक एक क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। कहा जाता है कि दो विद्वानों ने, गुप्त काल में दो विद्वानों ने कृषि का विशेष वर्णन किया, ठीक है, कृषि का विशेष वर्णन किया, ठीक है। तो इसे इसका हेडिंग डाल लो, दो विद्वानों ने कृषि का विशेष वर्णन किया, ठीक है। पहले थे हमारे वराह मिहिर, दूसरे थे अमर सिंह, ठीक है। तो दो विद्वानों ने कृषि का विशेष वर्णन किया, पहले था वराह मिहिर और दूसरे थे अमर सिंह, ठीक है, इसे नोट कर लो। कहा जाता है कि कृषि के प्रसिद्ध 4 स्थान थे, कृषि से संबंधित 4 स्थान थे, ठीक है। पहला था पश्चिम बंगाल, दूसरा था कालिंग जिसे उड़ीसा कहते हैं, तीसरा था मालवा जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, और चौथा था कश्मीर, ठीक है। ये अपने अपने कृषि के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, ठीक है। 1 मिनट फोन आ रहा। तो कृषि के 4 प्रसिद्ध स्थान थे, ठीक है, कृषि के 4 प्रसिद्ध स्थान, ठीक है। पहला क्या था हमारा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा था हमारा
कालिंग, जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा, ठीक है। तीसरा था मालवा, मालवा, जिसे हम मध्य प्रदेश, प्रदेश कहते हैं, ठीक है। चौथा है कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। ये अलग अलग कृषि के लिए जाने जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल मलमल के कपड़े के लिए, मल कपड़ा, ठीक है, मलमल कपड़े के लिए, ठीक है। और कालिंग यानी उड़ीसा धान की खेती के लिए, ठीक है, धान की खेती के लिए, ठीक है। और मालवा यानी मध्य प्रदेश गन्ने की खेती के लिए, गन्ने की खेती, ठीक है। और कश्मीर केसर के लिए, केसर के लिए, ठीक है। तो दो विद्वानों ने कृषि का विशेष वर्णन किया, वराहमिहिर और अमर सिंह। कृषि के 4 प्रसिद्ध स्थान थे, पश्चिम बंगाल, कालिंग यानी उड़ीसा, मालवा मध्य प्रदेश और कश्मीर, ठीक है। ये अलग अलग खेती के लिए जाने जाते हैं। इसे भी नोट कर लो और जो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। लिख लिया। अब देखो, गुप्त काल में राज्य के आय का मुख्य स्रोत कृषि यानी भूमि कर था। क्या था? यानी गुप्त काल में राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था। भूमि कर 2 थे, एक ऊपरी कर, एक उदंग कर, ठीक है। एक ऊपरी कर और उदंग कर, ठीक है। गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, ठीक है। यानी आय गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, ठीक है। ये 2 कर थे। पहला कर क्या था हमारा? ऊपरी कर, और दूसरा था उदंग कर, ठीक है। ऊपरी कर जो था ये भूमि कर था हमारा, और उदंग कर जो था बाहरी कर था, ठीक है। कैसा करता? बाहरी कर था, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी जल्दी। नोट कर लिया। अब देखो, राज्य द्वारा भू राजस्व कर नगद और अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था, ठीक है। राज्य के द्वारा भू राजस्व कर नगद और अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था, ठीक है। दोनों के रूप में लिया जाता था, ठीक है। इसे भी नोट करो। राज्य के द्वारा भू राजस्व कर नगद और अनाज के रूप में लिया जाता था। यानी राज्य के द्वारा भू राजस्व कर नगद और अनाज दोनों के रूप में, अनाज लिखो दोनों के रूप में, दोनों के रूपों में लिया जाता था, ठीक है। राज्य के द्वारा भू राजस्व कर अनाज और नगद दोनों के रूप में लिया जाता था, ठीक है। यानी नगद भी लिया जाता था और अनाज भी लिया जाता था, ठीक है। कर जो है नगद भी ले लेते थे और अनाज भी ले लेते थे, ठीक है। जिसके पास पैसा न हुआ वो अनाज दे देता था, ठीक है। अनाज दे देता।
पहला क्या है हमारा, नगद, 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 ठीक है। इसे हिण्य कर बोला जाता, हिण्य, हिण्य कर, ठीक है, हिण्य कर, हिण्य कर कहा जाता था, ठीक है। दूसरा क्या है, अनाज, अनाज, अनाज को जो है मैं कर कहा जाता था, ठीक है, मैं कर कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर। और कर क्या थे, दो, ऊपरी कर और उदंग कर। ऊपरी कर को क्या कहते थे, भूमि कर कहते थे, उदंग कर को हम जो है बाहरी कर कहते थे, ठीक है। राज्य के द्वारा भू राजस्व कर नगद और अनाज दोनों के रूपों में लिया जाता था, किसके, नगद और अनाज दोनों के रूपों में लिया जाता था। नगद को हिण्य कर कहा जाता था और अनाज को मैं कर कहा जाता था, ठीक है। और एक और लाइन है इसमें, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यानी भूमि को दान में देने वाला, ठीक है, भूमि को दान में देने का जो उदय था, भूमि को दान में देने का उदय क्या कहता है, सामंत कहता है, सामंत, ठीक है। भूमि को दान में देने का उदय क्या हुआ, सामंत कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। और बढ़िया करके पढ़ते रहियो, आगे क्लास हम कल करेंगे। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। तो सबको जय श्री राम, राधे राधे, सबको राम राम।